हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन योर ओन चैनल जिसका नाम है एडुग्रोन। मैं हूँ श्रुति और मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है एडुग्रोन। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हाउ आर यू ऑल, कैसी चल रही है अपनी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की, और क्या आप अपनी डाइट अच्छे से ले रहे हो या नहीं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपका क्या रूटीन रहता है डेली, आप क्या करते हो सारा दिन, कोई आपको स्टडीज में हैम्पर तो नहीं हो रहा, कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी की पूरी हेल्प करेंगे आपको, ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने का, और आपको कोई भी डाउट ना आए उसके लिए। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमने इकोनॉमिक्स में अपना इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। हमने लास्ट चैप्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट जो हमारे एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट था। और उसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इजी चैप्टर, और सबसे ज़्यादा ये इसमें ग्राफिक्स, जो हमारे ग्राफ्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड कंपैरेटिव रिफॉर्म्स। तो चाइना और पाकिस्तान और इंडिया के डेवलपमेंट और कंपैरिजन हुआ था, उसके बारे में हम कंपैरेटिव करेंगे कि क्या इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन टैक्सेशन में ज़्यादा अच्छा है, किसकी फर्टिलिटी रेट अच्छी है, मोर्टेलिटी रेट किसकी अच्छी है, और कौन किस किन चीज़ों में बेटर है, हेल्थ में कौन अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा अच्छा है। तो इन तीनों की पूरी कंपैरिजन होगी इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की। ओके, तो प्लीज वीडियो में बन रही मेरे साथ, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपके लिए। इसमें कुछ लर्न नहीं करना होगा आपको, ये आपको गिवन डाटा गिवन होगा, आपको डाटा के अकॉर्डिंग ही आपको बस पता चल जाएगा। डाटा में देखिए कि चाइना बेटर है या इंडिया बेटर है, या वो क्यों बेटर है, तो आपको बस उसका रीजन याद करना। डाटा तो आपको ऑलरेडी एग्जाम में गिवन होगा। तो बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, पूरी वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। 1.5 आवर में आपका पूरा का पूरा लेक्चर ये वाला खत्म हो जाएगा। ओके, और अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना है। आपके माना कि आपके बोर्ड्स हैं इस बार, बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी एग्जाम्स का। राइट, बोर्ड्स एक बार आते हैं 12th के, माना, बट ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम है, इसको एग्जाम की तरह ही लेके चलिए। थोड़े से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, बट बिल्कुल भी लीनियंट ना हो जाए, और बिल्कुल भी सारा दिन पढ़ते भी ना रहें, बीच का बना के रखें। थोड़े दिन पढ़ाई भी करें और मस्ती भी करें। ओके, योगा योगा करें, या तो आप अपने माइंड को बूस्ट करने के लिए फिर आप कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा टेलीविजन देखिए, यूट्यूब देखिए, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कीजिए, सॉन्ग्स वगैरह सुनते रहिए, और अच्छी डाइट लेनी है आपको, जूस वगैरह भी पीते रहना है। ओके, सो विद दिस पॉजिटिव नोट आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है डेवलपमेंट रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। बहुत सिंपल चैप्टर होने वाला है, आप बहुत एंजॉय करोगे वीडियो। सो लेट मी ओपन द पावर पॉइंट। Comparative development experiences of India and its neighbors. कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। हम कंपेयर करेंगे इंडिया को और उसके नेबर्स को। अब इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया के नेबर्स हो गए हमारे पाकिस्तान, इंडिया का नेबर है, और चाइना भी इंडिया का नेबर है। तो हम कंपेयर करेंगे इंडिया को पाकिस्तान और चाइना से, और पता लगाएंगे कि कौन से इंडिकेटर में बेटर है। हो सकता है कि पाकिस्तान हमसे कुछ इंडिकेटर्स में बेटर हो, चाइना हमसे कुछ इंडिकेटर्स में बेटर, और इंडिया हमसे कुछ इंडिकेटर्स में, इन दोनों से कुछ इंडिकेटर्स में बेटर हो। तो अगर हम तीन चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, लाइक लिटरेसी रेट का कर रहे हैं, या तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन कर रहे हैं जो हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसका। तो हो सकता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में जो चाइना है वो बेटर हो इंडिया से, पाकिस्तान थोड़ा पुअर हो सकता है जो हमारी लिटरेसी है थोड़ा सा चाइना बेटर हो। बट हो सकता है कि जो ये वाली कंडीशंस है हमारी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पाकिस्तान बेटर हो। राइट, तो कुछ कुछ चीजें होती है जिसमें कुछ कुछ बेटर होते हैं लोग, कुछ होते हैं जो इंडिया में बेटर होते हैं इंडिकेटर्स, और कुछ होते हैं जो पाकिस्तान में बेटर होते हैं, और कुछ होता है चाइना में बेटर होते हैं। तो हमें कंपेयर करना है कि कौन सा इंडिकेटर किस उसमें बेटर था। हम कंपेयर करेंगे इंडिया की स्टडी और उसके नेबर्स की स्टडी, और इंडिया के नेबर्स कौन है? चाइना एंड पाकिस्तान। हम अच्छे से कंपेयर करेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोड डिस्कस करेंगे। हमने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोड डिस्कस करते हैं, ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आए, और आप चैप्टर के अलावा कुछ भी और फालतू ना सोचें। तो आज का कोड है
ऑल ड्रीम्स आर विद इन रीच, ऑल यू हैव टू डू इज कीप मूविंग टूवर्ड्स देम। तो बिल्कुल यही सच बात है कि सारे के सारे जो ड्रीम्स आप सोचते हो स्टूडेंट्स, वो आपके अचीवेबल होते हैं। ये ना सोचो कि जो ड्रीम आपने सोचा है वो अचीव ही नहीं हो सकता। अगर आपने कोई सपना देखा है तो ऑब्वियसली वो पूरा हो सकता है। आपको बस क्या करना है, उस सपने के लिए कड़ी मेहनत करनी है, और मेहनत से कभी भी आपको घबराना नहीं है। सारे के सारे ड्रीम्स, आपने कुछ भी ड्रीम देखा है, आपको सीए बनना है, आपको एक्टर बनना है, कोई भी आपका ड्रीम, तो ऑब्वियसली सारे के सारे ड्रीम्स पॉसिबल हो सकते हैं। बट उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए हार्ड वर्क। एक ही की है सक्सेस के लिए, वो है हार्ड वर्क और गॉड से प्रेयर। तो अगर आप ये सारी सारी चीजें करोगे तो ऑब्वियसली जो भी आपने सपने देखे हैं सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरा सपना ये पूरा नहीं होता, या तो मैं मेहनत करता रहता हूँ पूरा नहीं होगा। जब आपका टाइम आएगा, जो आपने सपना सोचा है ऑब्वियसली वो पूरा होगा। तो कभी भी आपको डिप्रेस नहीं होना है कि मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा। आपको बस अपने सपने के लिए मेहनत करनी है और मेहनत करते जानी है। ऑल यू हैव टू डू इज कीप मूविंग। आपको बस चलते रहना है अपने सपने की ओर। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपने जो सोचा था अपना सपना बिल्कुल पूरा होगा। ओके, तो यही कोट है कि ऑल ड्रीम्स आर विद इन रीच, ऑल यू हैव टू डू इज कीप मूविंग टुवर्ड्स देम। आज का यही कोट है कि आपको बस चलते रहना अपने ड्रीम्स की ओर। आपके ड्रीम्स सारे के सारे पूरे होंगे एक एक दिन। ओके, तो विद दिस पॉजिटिव नोट हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस रिफॉर्म ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। पहले हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन को। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बेस भी तो बनना चाहिए कि आपको पता हो कि चाइना कौन सी उसमें लोकेटेड है, उसकी क्या लोकेलिटी चलती है। इंडिया का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और पाकिस्तान का पता होना चाहिए कि वहाँ पे जनरली कैसा एनवायरनमेंट होता है। तो हम डिस्कस करेंगे इन तीनों को डिटेल में। The colonies of the world have been classified into developed and developing economies. Post-World War nations have been probably trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies. To this effect, they are forming various regional groups in the economy, such as SARC, European Union, Asian 20, etc. The Cold World War was a sustained piece of political and military tension between the power to the Western world and the communist world, led by the Soviet Union, its satellite states and aliens. तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी वर्ल्ड की कॉलोनीज हैं, हमारा इतना बड़ा वर्ल्ड है, राइट, इतना हमारा वर्ल्ड है, बट उस वर्ल्ड की जो कॉलोनीज हैं उसको हमने डिवाइड किया गया है। जो उसके पार्ट्स हैं उसको हमने डिवाइड किया है डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर। कुछ इकोनॉमीज है हमारी डेवलप्ड और कुछ है हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज, राइट। कुछ है जो डेवलप हो चुकी हैं, वो अपने डेवलपमेंट फेज से बाहर आ चुकी हैं, और कुछ है अपने स्टिल अपने डेवलपमेंट फेज में, उसे हम कहेंगे डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर में have been probably trying to adopt various means। तो वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि जो नेशंस थे उन्होंने ट्राई किया था कि वो कुछ ना कुछ मीन्स अडॉप्ट करें जिससे जो उनकी खुद की इकोनॉमीज होंगी वो स्ट्रेंथन होंगी। टू दिस अफेक्ट देयर फॉर्मिंग वेरियस रीजन्स इन द इकोनॉमी। तो उन्होंने कुछ ना कुछ रीजन्स फॉर्म कर दिए थे इकोनॉमी में, जैसे सार्सी फॉर्म किया था उन्होंने, यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया था, एशियन 20 फॉर्म किया था। तो इससे क्या हुआ था कि अपनी इकोनॉमीज को स्ट्रेंथ करने के लिए ये सब ग्रुप्स फॉर्म किए गए थे। The Cold World War was the sustained rate of political and military tension between the power to the Western world and the communist world led by the Soviet Union। तो वर्ल्ड वॉर का मीनिंग क्या था? वर्ल्ड वॉर वॉज अ सस्टेन्ड रेट ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टेंशन। वो एक ऐसा सस्टेन रेट था, सस्टेन का मतलब फास्टली होने लग गया वो, पॉलिटिकल टेंशन और मिलिट्री टेंशन का, पावर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच। और इसका लीडर कौन था? सोवियत यूनियन, इट्स सैटेलाइट स्टेट्स एंड एलियंस। तो यही हमने स्लाइड में डिस्कस किया कि कुछ इकोनॉमीज जो थे वो डेवलप्ड इकोनॉमीज थे और कुछ थे हमारे डेवलपिंग इकोनॉमीज। और वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि कुछ नेशंस ने अपने ग्रुप्स फॉर्म कर लिए कि जिससे वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे उनकी खुद की इकोनॉमीज। और ग्रुप्स के नाम थे यूरोपियन यूनियन, एशियन और सार्सी। और इसका हमने मीनिंग डिस्कस किया कि वर्ल्ड वॉर का मीनिंग होता है कि इट वॉज द रेट ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टेंशन बिटवीन द पावर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। की सस्टेन रेट था पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन का, और इसका लीडर था सोवियत यूनियन, इट्स सैटेलाइट स्टेट्स और एलियंस, राइट। अब इसकी इंट्रोडक्शन को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Moreover, various nations have been already trying to understand the development process pursued by the neighboring countries, as it allows them to erase their own strain in comparison to its neighbors।
तो इसमें क्या हुआ था कि जो बड़े सारे नेशंस थे उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि जो दूसरी कंट्रीज है वो अपना डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे कर रही हैं। तो इसमें ही उन्होंने देख लिया कि कुछ कंट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट हमसे अच्छा हो रहा है और कुछ कंट्रीज का जो डेवलपमेंट है हमसे थोड़ा सा खराब हो रहा है। तो हमने कंपेयर किया अपनी डेवलपमेंट को और बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट को। In the process of globalization, developing countries are facing competition not only from developing nations but also from other developing nations. To understand this, economies in the neighborhood is required. We will compare the trends in various economies and human development indicators of India, the largest democracy of the world, with secular and liberal constitution of over a half a century. तो इसमें क्या हुआ था कि जब हमने कंपेयर करना शुरू किया, हमें कंपटीशन फेस हो रहा था अपनी डेवलपिंग कंट्री से, तो हो भी रहा था जो ऑलरेडी डेवलप्ड, जो डेवलपमेंट के फेस पे हैं, बट उनसे भी हमें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था जो डेवलप्ड हो चुकी हैं। ओके, तो हमें डेवलपिंग और डेवलप दोनों से हमने कंपटीशन फेस किया था। और इस चैप्टर में हम कंपेयर करेंगे जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं इकोनॉमीज में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को हम कंपेयर करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में आ जाएंगे हमारी लिटरेसी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, राइट। तो इन सब चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे इंडिया की, जो हमारी पूरी कंट्री की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसको हम कंपेयर करेंगे चाइना के साथ। और चाइना ने भी अभी मूव करना स्टार्ट किया एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन पे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान को, जिसका क्या है, हैविंग अ अथॉरिटेरियन मिनिस्ट्रीज पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर, जिसका एक अथॉरिटेरियन मिनिस्ट्रीज चल रही है। तो इस चैप्टर में कंपेयर करेंगे इंडिया को। इंडिया है हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री, उसको हम कंपेयर करेंगे चाइना के साथ, जो अभी स्टार्ट होना, मूव करना शुरू हो गया एक लिबरल रिकंस्ट्रक्शन में। और हम पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे, उसका भी एक अथॉरिटेरियन मिलिट्री बन चुका है। ओके, तो इसमें हमने यही जाना कि जो हमारी कंपटीशन हम फेस कर रहे हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी कर रहे हैं, अदर डेवलप्ड नेशंस के साथ भी कर रहे हैं हम कंपटीशन फेस। अब हम डिस्कस करेंगे इसका अप्रेजल। ऑल द थ्री कंट्रीज हैव मोर देन 6 decades of development experience behind them. We will also praise the strategies adopted by these countries to reach their present state of development. तो इसमें हमने डिस्कस किया जो हमारी तीन कंट्रीज जिसका हम कंपैरिजन करेंगे, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, वो क्या है कि वो उनके पास 6 डिकेड्स हैं डेवलपमेंट के। वो 60 ईयर्स की वो कंट्रीज हो चुकी हैं, वो 60 ईयर्स से डेवलप कर ही जा रही हैं। तो उनके पास 60 ईयर्स का एक्सपीरियंसेस है इन तीनों कंट्रीज के बाद, इंडिया के पास भी, चाइना के पास भी और पाकिस्तान के पास भी। और हम उनकी स्ट्रैटेजीज को भी अप्रेस करेंगे। अप्रेस का मतलब उसको हम इवेल्युएट करेंगे कि स्ट्रैटेजीज उन्होंने अडॉप्ट करी वो कैसी थी अपने डेवलपमेंट फेज को अचीव करने के लिए। जिस प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, जिस मुकाम पे वो अब पहुंची है, उसको हम इवेल्युएट करेंगे कि क्या वो जो उन्होंने अभी अचीव किया है वो वर्थ इट है या नहीं। उनकी स्ट्रैटेजीज को हम अप्रेस करेंगे इन तीनों कंट्रीज की, इंडिया की, चाइना की एंड पाकिस्तान की। अब डेवलपमेंट पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, हम अब बारी बारी जानेंगे कि जो इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान है उसका सिचुएशन कैसी चल रही है, उनकी डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है, राइट। उनकी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन डालेंगे कि जो इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान है वो उनकी डेंसिटी कैसी है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, वो किस एरिया के अंदर आता है, राइट। तो ये सब चीजें हम जानेंगे। तो इसमें बता रहा है कि इसमें बता रहा है कि जो चाइना है, China is the most populous country in the world with 1303.7 million people and a growth rate of 0.5% per annum. More languages in China belong to the body language family spoken by 29 ethnic states. There are also several major delegates within the Chinese language itself. Its economy, being the largest, is the most oldest civilization in the world. China has the world's largest economic after the establishment of Public of China. Under one party rule, all the critical sectors of the economy, enterprises, and land operated by the individuals were bought under the government control.
तो चाइना है हमारी इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। जो चाइना है सबसे पॉपुलस कंट्री है पूरी वर्ल्ड की। जो सबसे पॉपुलेशन में अगर हम बात करें, जो सबसे ऊपर कंट्री इसकी सबसे ज्यादा लोग पॉपुलेशन है, वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो वो चाइना है। उसकी पॉपुलेशन है 1303.7 मिलियन पीपल चाइना के अंदर रहते हैं, और इसका ग्रोथ रेट है 0.5% पर एनम। मतलब ये हर साल 0.5% अगर हम लगाएं तो इसका जीडीपी चल रहा है, ये हर साल 0.5% से ग्रो करता रहता है। मोर लैंग्वेजेस इन चाइना बिलोंग टू द बॉडी लैंग्वेज फैमिली स्पोकन बाय 29 एथनिक स्टेट्स। तो इसमें वो लैंग्वेजेस हैं जो जो हमारी चाइना के अंदर लैंग्वेजेस यूज होती है, वो वैसी लैंग्वेजेस हैं जो बाकी 29 एथनिक स्टेट्स भी यूज कर रहे हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल मेजर डेलिकेट्स विद इन द चाइनीज लैंग्वेज इटसेल्फ। अगर हम बात करें डेलिकेट्स की, तो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर ही अपने काफी सारे डेलिकेट्स हैं। Economy, being around the most oldest civilization in the world, China has the world's largest economy after the establishment of People's Republic of China. जो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, वो चाइना के पास है। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, under one party rule, all the critical sectors of the economy, enterprises, and land operated by the individuals were brought under the government control. अब जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हमारा फॉर्म हो गया था वन पार्टी रूल के तहत, उसमें क्या हुआ था कि जो सारे सेक्टर्स थे इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, हमारा टर्शरी सेक्टर होता है, और हमारा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, वो तीनों आ गए थे हमारे गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर। तो जो लैंड ओन जो इंडिविजुअल्स के पास थे वो भी हमारे गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गए थे। जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और टर्शरी सेक्टर्स थे वो भी हमारे गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गए थे। तो इस स्लाइड में हमने यही जाना कि जो हमारी चाइना थी सबसे पॉपुलस कंट्री थी पूरे वर्ल्ड की, उसमें 130.37 मिलियन पीपल था। जो उसके ग्रोथ रेट है वो 0.5% पर एनम तो चल रहे हैं। हम इसमें वो वाली लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं जो बाकी 29 स्टेट्स भी यूज करते हैं। इसमें हम चाइनीज लैंग्वेज का यूज करते हैं। और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यूज करने के बाद क्या हुआ था कि जो सारे सेक्टर्स थे इकोनॉमी के और जो इंडिविजुअल से लैंड ऑपरेट करी थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। तो इसमें हमने यही डिस्कस किया कि बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया हमने चाइना का। अब हम डिस्कस करेंगे जो चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन है, इसका नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ये क्वेश्चन आपका 3 to 4 मार्क्स का एग्जाम में आ ही जाता है इस चैप्टर में से। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है इस चैप्टर में से वो यही है कि explain Great Leap Forward campaign. In 1958, a program called the Great Leap Forward campaign was started by the Mao to modernize China's economy. In the name of this campaign was to transform the economy into a modern economy in the process of rapid industrialization. Under this program, people were encouraged to set up industries in the backwards. In rural areas, communes were started. Under the commune system, people collectively cultivated land. In 1958, there were 28,000 communes covering all the farm population. The campaign met with many problems. A severe drought caused havoc in China, killing about 30 lakh people. तो क्या हुआ था कि 1958 में कैंपेन स्टार्ट किया गया था। ये कैंपेन स्टार्ट किया था मयो ने। इसने नाम दिया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इसका बेसिक मोटिव था इस कैंपेन को चलाने का कि हमें चाइना की जो इकोनॉमी है उसको मॉडर्नाइज करना है, उसको एक मॉडर्न लुक देना है। और इसका जो एम था इस कैंपेन का ये था कि जो हमारी एग्रेनियन इकोनॉमी है क्योंकि जो चाइना के लोग होते थे 1958 में वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे। तो एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है, जो एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड हो रहे हैं, उसको एक मॉडर्न इकोनॉमी में हमें कन्वर्ट करना है। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मॉडर्न इकोनॉमी में? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। तो यही था कि इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, उस टाइम की गवर्नमेंट इस टाइम पे मयो थे, तो मयो ने इनिशिएटिव लिया कि जो रूरल एरियाज में जो पीपल होंगे वो इंडस्ट्री सेट करेंगे। तो इसके लिए यही था उनका मोटिव कि जो एग्रीरियन इकोनॉमी होती है उसको ट्रांसफॉर्म करना है उनको एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। तो उसको मोटिव लिया कि इंडस्ट्री सेटअप होंगी उस एरिया में। तो कम्यून स्टार्ट हुए थे उधर। तो कम्यून्स में यही हुआ था कि पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेट करते थे लैंड को। उनके पास एक ही खेत होता था और उसी में सारे के सारे लोग खेती करते थे। बट 1958 में क्या हुआ था कि
देयर वर 28,000 कम्यून्स आ गए थे कि एक जगह एरिया बनाने था, वहां पे सारे लोग खेती करते थे। तो उनका मेन मोटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट करना नहीं था, बल्कि था कि वो उसको प्रमोट करें। उनका मेन मोटिव था कि वो इंडस्ट्री सेटअप करें। तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए उन्होंने बैकवर्ड में भी इंडस्ट्री सेटअप करने की ऑर्डर दे दिया। बट क्या हुआ था कि इसने many problems were a severe drought causing havoc in China, killing about 30 lakh people. बट इसके कुछ ना कुछ हमारे इम्प्लीकेशन और प्रॉब्लम्स भी आने लग गए कि जो हमारे चाइना में इस कैंपेन के कारण 30 लाख लोगों की मौत भी हो गई, क्योंकि वो सारे सारे लोग इंडस्ट्री सेटअप करने लगे थे, तो उनके जो हाउसेस थे वो थोड़े से छोटे पड़ गए थे। तो इसी कारण की वजह से क्या हुआ, और कुछ एक्सीडेंट्स के कारण भी जो चाइना के लोग थे उनकी डेथ हो गई, और एक ड्रॉट भी अकर हो गया था उस टाइम पे 1958 में। तो उन लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी थे इस कैंपेन के, और डिसएडवांटेजेस भी थे। अब हम डिस्कस करेंगे एक और कैंपेन आया था चाइना के अंदर। एक का तो नाम था हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका नाम है ग्रेट प्लूटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये भी एक चाइना के अंदर कैंपेन आया था। इन 1965 Mayo introduced the Great Proletarian in Cultural Revolution, under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside. China and conflicts with India, who had earlier been sent to China with the help of the industrialization process. तो 1965 में क्या हुआ था कि मेयो ने एक और कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था ग्रेट प्लूटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसमें क्या था कि जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स थे उनको कहा था कि अब अपने कंट्री साइड जाओ, अपने गांव जाओ और काम सीख के आओ, और जो काम सीख के आओगे उसको जो इंडस्ट्रीज है उसमें यूज करो। तो इसका यही मोटिव था कि जो हमारा कंट्री साइड में लोगों को काम करने के लिए भेजते थे, स्टूडेंट्स को भी और प्रोफेशनल्स को भी, who had earlier been sent to China with the help of the industrialization process। पर बाद में क्या हुआ था कि जिनको वहां पे भेजा था काम करने के लिए उनको एकदम से बुला लिया गया था, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आने लगी थी तभी। तो ये इतना जो हमारा ये वाला एक कैंपेन आया था ये इतना स्ट्रांग नहीं हुआ एज कम्पेयर टू द ये वाला कैंपेन जो हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आया था। इसकी आप डेट्स याद रख लो कि 1958 में हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आया था, और ग्रेट प्लूटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन आया था हमारा 1965 में। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं चाइना के अंदर। ओके, जो हमारे कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स भी आए थे चाइना के अंदर, तो हम वो रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। The present day industrial growth in China can be traced back to the reforms introduced in 1978. China introduced reforms in phases. In the initial phase, reforms were initiated in agriculture, foreign trade, and investment. Sectors in agriculture, communes were divided into small plots. तो जो हमारे रिफॉर्म्स थे, इंडिया के रिफॉर्म्स तो आए थे हमारे 1991 में, बट अगर हम चाइना के रिफॉर्म्स की बात करें तो चाइना के रिफॉर्म्स आए थे हमारे 1978 में। तो चाइना ने अपने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे वो फेजेस में किए थे। इनिशियल फेज में क्या हुआ था कि रिफॉर्म्स हमारे एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस हुए थे, फॉरेन ट्रेड में इंट्रोड्यूस हुए थे, और इन्वेस्टमेंट में इंट्रोड्यूस हुए थे। बट एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स में कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे, इन एग्रीकल्चर कम्यून्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि हमारे कम्यून्स होते थे, एक बड़ी खेत होती थी। तो इसमें रिफॉर्म्स ये आए थे कि जो हमारे बड़े खेत थे, जो हमारे कम्यून्स, उनको छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया था। It allocated only for use and notice ownership to the individual landlords. They were allowed to keep all income from the land after paying separated taxes in the later phase. तो इसमें क्या हुआ था कि जो बड़े बड़े खेत थे उनको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया था। उन छोटे पोर्शंस में जो फार्मर्स आए हैं उनको जो इनकम आई है वो उनकी हो जाती थी, उनको बस एक छोटा सा टैक्स पे करना होता था, उसके बाद वो जो इनकम आई है वो उनकी हो जाती थी। तो ये फर्स्ट हमारा जो फेज था वो एग्रीकल्चर के अंदर ये वाले रिफॉर्म्स आए थे। और बाद में क्या हुआ था कि इन द लेटर फेज, in the industrial sector, private sector firms and township, they were allowed to keep all income from the land after paying separated taxes. In the later phase, reforms initiated in the industrial sector, private sector firms and township, and village enterprises, which were owned and operated by the local entrepreneurs, were allowed to produce goods at this stage. और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आए थे हमारा ये हुआ था कि जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स से और जो विलेज एंटरप्राइजेस थे who were owned or operated by local entrepreneurs are allowed to produce goods at this stage.
तो उनको पावर दे दी गई थी कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स हैं, टाउनशिप के लोग हैं और जो विलेज इंटरप्राइजेस हैं, उनको पावर दे दी गई थी कि वो अपनी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इस स्टेज पे. Enterprises owned by the government, known as state enterprises, were made to face competition. तो जो गवर्नमेंट ने इंटरप्राइज ओन करी थी उसको हम कहते हैं स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस. उनको भी कहा था कि वो कंपटीशन फेस कर सकते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट की ओन इंटरप्राइजेस थी वो पहले कंपटीशन फेस नहीं करते थे. बट बाद में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने के बाद, जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे 1978 में, उसको पावर दे दी गई थी कि जो हमारे ये वाले हमारे जो इंटरप्राइजेस हैं जो गवर्नमेंट ने ओन करें उसको हम स्टेट इंटरप्राइजेस कहते हैं, और वो अलाउड कर देंगे हम फेस कंपटीशन करने के लिए. अब फिर था कि हमारे चाइना में एक डुअल प्राइसिंग रिफॉर्म प्रोसेस चला था. द रिफॉर्म प्रोसेस इन्वॉल्व डुअल प्राइसिंग. दिस मीन्स फिक्सिंग द प्राइस इन टू वेज. Farmers' industrial units were required to buy and sell fixed quantities of input and output on the basis of price fixed by the government. तो हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस था, जो चाइना में इंडस्ट्रियल प्रोसेस आया था, वो फेजेस में आया था. उसमें डुअल प्राइसिंग हो रही थी. तो इसमें जो चाइना की प्राइसिंग थी वो थी डुअल प्राइसिंग. दिस मीन्स फिक्सिंग द प्राइस इन टू वेज. इसका मतलब है डुअल प्राइसिंग का कि हम प्राइजेस को दो उसमें फिक्स करते हैं. Farmers' industrial units were required to buy and sell fixed quantities of input and output on the basis of price fixed by the government. तो जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उसके बेसिस पे फार्मर्स को कहते थे कि आप फिक्स यूनिट्स बाय या सेल कर सकते हो. तो हमारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनको कहा था कि फिक्स यूनिट्स आप बाय एंड सेल कर सकते हो. गवर्नमेंट ने एक प्राइस सेट कर दी है, उसके बेसिस पे आप फिक्स यूनिट्स सेल कर सकते हो, बाय या सेल. For other transactions, the input and output purchase installed in market price special economic zones in order to attract foreign investors. Special economic zones were set up. तो इसमें यही हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया था और फार्मर्स को कहा था कि आप अपने आप आपकी मर्जी से फिक्स क्वांटिटीज बाय या सेल कर सकते हो. द इनपुट एंड आउटपुट परचेज इंस्टॉल्ड इन द मार्केट प्राइस. तो इसमें यही हुआ था कि हमारे मार्केट प्राइस सेटअप कर दिए गए थे. और बाद में क्या हुआ था डुअल प्रोसेस के बाद, कि हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं वो भी सेटअप कर दिए गए थे. जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो हमारे फॉरेन में जो दूसरे कंट्रीज के लोग होते हैं हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप कर दिए गए थे. तो हमारे डुअल प्राइसिंग चल रही थी हमारे रिफॉर्म्स के अंदर. अब हम डिस्कस करेंगे, हमने चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, इसके कुछ ना कुछ हमने कैंपेन्स के बारे में पढ़ लिया, इसके रिफॉर्म्स पढ़ लिए. अब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ओके, इसके बाद हम इंडिया का भी डिस्कस करेंगे. तो पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये था कि पाकिस्तान ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान gained its independence on 14 August 1947. In civil war in East Pakistan resulted independence. Bangladesh, Pakistan history had been characterized by periods of economic growth, military rule and political instability. तो पाकिस्तान को हम ऑफिशियली कहते थे रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. इसका रियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. अब इस रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस गेन करी हमारी 14 अगस्त को 1947 को. इंडिया की इंडिपेंडेंस डेट करने की गेन थी 15 अगस्त 1947. Pakistan's historical background. Pakistan, officially the Islamic Republic of Pakistan, gained independence on 14 August 1947. तो 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी. इन सिविल वॉर विद ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इंडिपेंडेंस बांग्लादेश. बट सिविल वॉर ईस्ट पाकिस्तान के बाद क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान था वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बन गया था. Pakistan's history has been characterized by periods of economic growth, military rule and political instability. जो पाकिस्तान की हिस्ट्री हुई है उसमें क्या हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ की पीरियड भी हुआ है, मिलिट्री रूल भी आया है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आई है. तो पाकिस्तान का हमने ओवरऑल बैकग्राउंड जान लिया कि पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन करी थी 14 अगस्त 1947 को. उसका वर्ल्ड वॉर हुआ था ईस्ट पाकिस्तान के साथ और वो इंडिपेंडेंट बन गया था. अब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की ज्योग्राफी. Pakistan is located in South Asia and borders Central Asia in the Middle East. It borders with China in the northeast and towards west and northern Iran, Afghanistan and towards east and southeast border with India.
अब पाकिस्तान क्या है, लोकेटेड है हमारा साउथ एशिया के अंदर, और इसके बॉर्डर्स में है हमारे सेंट्रल एशिया है हमारा मिडल ईस्ट में, और चाइना है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ वेस्टर्न में है हमारा ईरान, अफगानिस्तान, और ईस्ट और साउथ ईस्ट में है हमारा इंडिया। द कंट्री के साथ हमारा जो टोटल एरिया है वो है, द कंट्री हैज इट्स एरिया ऑफ 7,96,095 square kilometers. The total cultivable area is 2,21,300 square kilometers, where the area under forest is 42,300 square kilometers. जो हमारा कंट्री का हमारा एरिया है पूरी पाकिस्तान का, वो है हमारा 96,005 स्क्वायर किलोमीटर्स, और जो हम कल्टीवेट कर सकते हैं वो लैंड वो है हमारी 2,21,300, पाकिस्तान की बात हो रही है यहाँ पे। और फिर आ जाएगा हमारा जो फॉरेस्ट का एरिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट है, वो आ जाएगा हमारा 42,300 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। तो पाकिस्तान की हमने इसमें ज्योग्राफी डिस्कस करी कि पाकिस्तान हमारा साउथ एशिया में लोकेटेड है, इसके बॉर्डर्स हैं सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट के अंदर, और चाइना को बॉर्डर करता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के अंदर आ जाएगा हमारा ईरान, अफगानिस्तान, और ईस्ट और साउथ ईस्ट के अंदर आ जाएगा हमारा इंडिया के साथ इसका बॉर्डर है। और इसका टोटल एरिया है हमारा 7 लाख का 96,065 स्क्वायर किलोमीटर्स, जिसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं 2,21,300, और फॉरेस्ट के अंदर जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 42,300 का एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पॉपुलेशन और लैंग्वेज। पाकिस्तान इज द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड with 162.4 million people and a growth rate of 2.1% per annum. One third of the total median population lives below the official poverty line. It has the second largest Muslim population in the world after Indonesia. The national language is Urdu and English is the official language. अब पाकिस्तान जो है हमारी 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। सबसे पॉपुलस कंट्री है हमारी चाइना, फिर है इंडिया। अब ये जो पाकिस्तान आता है हमारा, ये 6 नंबर पे आता है सबसे पॉपुलस कंट्री की वर्ल्ड में। इसकी पॉपुलेशन है हमारी 162.4 मिलियन पीपल, और इसका ग्रोथ रेट है 2.1 मिलियन % पर एनम। और जो 1/3 टोटल पॉपुलेशन है हमारी लिव्स बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन। 1/3 पॉपुलेशन जो है हमारी वो रहती है हमारी 1/3 पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। और इसकी सेकंड लार्जेस्ट है मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर। जो नेशनल लैंग्वेज है हमारी उर्दू इसकी पाकिस्तान की, और जो इंग्लिश है हमारी वो है ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू पाकिस्तान की। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी इकोनॉमी है पाकिस्तान की, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब पाकिस्तान में क्या है, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों वर्क करते हैं अपनी को पार्टनरशिप में। प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है, और इंडिया के अंदर भी हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है, और पाकिस्तान के अंदर भी हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है। Pakistan follows the mixed economic model with the coexistence of public and private sectors. Introduction of various policies in the late 1950s and 1960s. Pakistan introduced a variety of regulatory framework for growth of domestic industries. The policy combined tariff protection for manufacturing of consumer goods together with the direct import control for completed goods. Green revolution in the case of agriculture. Introduction of green revolution, increase in public investment in infrastructure needs to rise in the production of food grains. तो क्या हुआ कि पाकिस्तान जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करता है, इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों की पार्टनरशिप जो है हमारी वर्क करती है। जो हमारी वेरियस पॉलिसीज आई थी हमारी 1950s में और 1960s में, पाकिस्तान ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसमें इंट्रोड्यूस किया था डोमेस्टिक कंट्रीज की ग्रोथ के लिए। इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या था कि जो तारीफ प्रोटेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स की हमारी पॉलिसीज हैं, और जो डायरेक्ट इंपोर्ट होता है हमारा गुड्स, उसको हमने लुकअप किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ, अभी सेकेंड इसका पॉइंट है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारा पाकिस्तान के अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा राइज हुआ था उससे क्या हुआ था, हमारी जो
जो हमारी प्रोडक्शन थी फूड ग्रेन्स की वो हमारी इंक्रीज हो गई थी. दिस चेंज agreement dramatically import for the role of public sector. In the 1970s, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज टुक प्लेस. और 1970s में क्या हुआ था कि जो हमारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थे वो नेशनलाइज हो गए थे. और जो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ 19 सेक्टर इन द लेट 1970s, जो गवर्नमेंट थी वो प्राइवेट सेक्टर के रोल में उसमें एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आया था कि उसको प्राइवेट सेक्टर अडॉप्ट करना है. देयर वाज शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, वी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिनेशनलाइजेशन. और 1970s में जो पाकिस्तान था उसने डी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी थी. गवर्नमेंट एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो ऑफर्ड वेरियस इंसेंटिव्स टू देम. गवर्नमेंट ने एनकरेज किया था प्राइवेट सेक्टर को, उसको काफी सारे इंसेंटिव्स भी दिए थे. दिस कंडक्टिव क्लाइमेट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट. और इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट बना था हमारे 1970s के अंदर. Pakistan also received financial support from the Western nations and remittances to the Middle East. This helped the country stimulating economic growth in 1988. Reforms initiated in the country. अब पाकिस्तान क्या हुआ था कि हमने फाइनेंशियल सपोर्ट हमने रिसीव किया था वेस्टर्न नेशंस के अंदर. और हमारे रेमिटेंसेस हमने रिसीव किए थे. रेमिटेंसेस का मतलब जब हम एक मॉनेटरी हेल्प रिसीव करते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर और हम कुछ रिटर्न में उनको नहीं देते, तो हमने पाकिस्तान ने रेमिटेंसेस भी रिसीव किए थे मिडिल ईस्ट के अंदर. तो इससे क्या हुआ था कि जो कंट्री थी उसकी ग्रोथ भी डेवलप हुई थी और 1988 में हमारे रिफॉर्म्स आ गए थे इस कंट्री में. अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की कंपैरेटिव हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं. एक कंपैरेटिव स्टडी डिस्कस करेंगे कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. Having set a brief outline of the development strategies of China and Pakistan, it is now to make a comparative study of the three countries in terms of population, growth, sectoral development, other development indicators, demographic indicators. Let us compare some demographic indicators of India, China, and Pakistan with the help of the table. Having set a brief outline of the development strategies of China and Pakistan, this is now make a comparative study of the three countries. थ्री कंट्रीज की हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. हम लेंगे पॉपुलेशन को कि किसकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है. ग्रोथ में हम डिस्कस करेंगे इसकी जीडीपी को. सेक्टोरल डेवलपमेंट में आ जाएगा कि जो इसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हैं उसको हम देखेंगे. और ऑल डेवलपमेंट और अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, लाइक हमारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, इसकी जोग्राफी क्या है, स्ट्राइस क्या है, पॉपुलेशन क्या है, और इंडियाज को भी हम और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान की. पहले हम बात करें पॉपुलेशन की. तो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड with with 13 crore 71 lakh people in India. India is the second most populous country in the world with 13 crore people as compared to China. India's population of Pakistan is very less, 162.4 million people. If we look at the global population, one of every six persons living in the world is either Chinese or Indian. The population of Pakistan is very small and accounts for roughly one third of the population of India. तो कि जैसे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे जो पॉपुलस कंट्री है हमारी वो है चाइना. चाइना सबसे पॉपुलस कंट्री है हमारी पूरी की पूरी वर्ल्ड की. फिर उसके बाद हमारी जो पॉपुलस कंट्री है वो आ जाएगी हमारी इंडिया. फिर आ जाएगी हमारी पॉपुलस कंट्री इंडिया और उसके बाद हमारी पॉपुलस कंट्री आ जाएगी हमारी पाकिस्तान. तो चाइना सबसे पॉपुलस कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन है 13 करोड़ 71 लाख. उसके बाद है हमारी इंडिया. इंडिया की पॉपुलेशन है हमारी 13 करोड़. उसके बाद पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो बहुत कम है, इसकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 162.4 मिलियन है. और अगर हम डाटा की बात करें तो एक पर्सन सिक्स में से, अगर हम किसी भी रैंडम पर्सन को पूरे वर्ल्ड में से उठा लें, सिक्स में से एक पर्सन जो है या तो हमारा इंडियन होगा या तो चाइनीज होगा. तो हम गैस कर सकते हैं कि इंडिया और चाइनीज कितने ज्यादा है इस लोगों पूरी की पूरी वर्ल्ड में और उनकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है. तो पॉपुलेशन जो था इसका ट्रेंड मिल गया हम दोनों को कि सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हमारी चाइना है, फिर इंडिया है, देन इज हमारी पाकिस्तान. अब हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के बारे में. Chinese is the most populous country, but its annual growth of population is the lowest as compared to India and Pakistan. The reason for low growth rate is the one-child policy introduced in China. In the late 1970s, policy of China successfully reduced the growth rate of population
and provide the better health services for women. His reduce the risk of death and injury suggested with pregnancy. However, this policy has some other implications also. For instance, after a few decades, there will be more adult people in population to young people in India. This will force China to take steps to provide social security measures with fewer workers. अब चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री तो है, बट जो इसकी ग्रोथ रेट है चाइना की सबसे ज्यादा पुअर है। तो ग्रोथ रेट जो है हमारी चाइना की इसलिए पुअर है क्योंकि जो हमारे चाइना था उसमें वन चाइल्ड पॉलिसी का इंट्रोडक्शन हुआ था। अब यही था कि कोई भी फैमिली होगी वो सिर्फ और सिर्फ वन चाइल्ड आएगी। अब दिस पॉलिसी से क्या हुआ था कि हमारी जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन था चाइना का वो रिड्यूस हो गया था, बट जो हमारे सर्विसेज थे, जो ट्रीटमेंट मिल रहा था वुमेन को, उनकी जो डेथ और इंजरी के कारण प्रेगनेंसी में उनको जो रिस्क सफर कर रहे थे उससे वो लोअर हो गए थे। तो इसके कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस भी थे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे। पॉजिटिव इफेक्ट्स ये थे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन सफर करती हैं अपनी हेल्थ के कारण, कुछ भी डिजीजेस सफर करती है वो हमारी कम हो गई थी। और क्या हुआ था कि और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इसका नेगेटिव इफेक्ट ये था कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हमारी कम हो गई थी। बट इसमें क्या हुआ था कि हमारा फ्यू डिकेड्स देयर विल बी मोर पीपल इन पॉपुलेशन टू यंग पीपल इन इंडिया। अब सिर्फ और सिर्फ अगर वन चाइल्ड होगा तो यंग पॉपुलेशन तो हमारी कम होगी। तो हम ये गैस कर रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो गैस कर रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद हमारी जो हमारी चाइना के अंदर जो एल्डरली पीपल हैं वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू यंग पीपल, क्योंकि यंग तो सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही करा हुआ है। तो फिर हमने कुछ चाइना स्टेप्स लेगा टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को प्रोवाइड करने के लिए फ्यूअर वर्कर्स को, कुछ वर्कर्स को प्रोवाइड करेगा सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। तो हम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में चाइना सबसे लोएस्ट है, फिर आ जाएगा इंडिया सबसे हाईएस्ट है, फिर है हमारा पाकिस्तान। तो हमने ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। Growth rate of population is lowest in China as compared to India and Pakistan. As a result, density of population is lowest 1.6 square kilometer as compared to India 135% square kilometer and Pakistan 245% per square kilometer. अब अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जो पर स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो चाइना सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरी की पूरी कंट्री में। बट जो डेंसिटी है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कम है उसमें। तो और इसमें डेंसिटी भी सबसे ज्यादा कम है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रहते हैं सबसे कम हमारे चाइना में है। चाइना में सबसे कम लोग हैं। सबसे ज्यादा लोग जो डेंसिटी है हमारी वो है पाकिस्तान में, और फिर है हमारी इंडिया में। जो पाकिस्तान में हमारी डेंसिटी है वो है 245, फिर इंडिया में है 13.5%, और फिर आ जाएगा हमारा 146%। ओके, तो डेंसिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्स रेशो। Preference of son over males is low and biased against female in all the three countries. Sex ratio is lowest in India with 929 females per 1000 males. In Pakistan, corresponding figures are 941 and 947. In the recent times, over three countries are adopting various measures to improve this situation. Preference of अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो तीनों की तीनों कंट्रीज में हमारी प्रेफरेंस जो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मेल चाइल्ड की रही है, और फीमेल को थोड़ा कम प्रेफरेंस मिला था। सबसे जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है हमारी, सेक्स रेशियो में क्या रहेगा कि जितनी ज़्यादा कम होगी सेक्स रेशियो वो बेटर है। तो जिसमें सबसे कम जो हमारी सेक्स रेशियो है सबसे कम सेक्स रेशियो हमारी इंडिया में है विद 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो अगर हम 1000 अगर रैंडम मेल्स को उठा लेंगे तो उसमें 929 हमारी फीमेल्स निकलेंगी। और पाकिस्तान में ये है कि हमारी जो सेक्स रेशियोज हैं वो है 941, और चाइना में जो हमारी सेक्स रेशियो है वो है 947। तो हम देख सकते हैं कि चाइना भी सेक्स रेशियो के मामले में भी सबसे ज़्यादा आगे है। तो सबसे ज़्यादा ऊपर चाइना है, फिर है हमारा पाकिस्तान है, फिर है इंडिया। सबसे जो पुअर हमारा
नीचे है वो है इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेफरेंस है मेल चाइल्ड की इंडिया में सबसे ज़्यादा है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। अब हम डिस्कस करेंगे फर्टिलिटी रेट को। फर्टिलिटी रेट इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born by a woman in reproductive ages 15 to 45. On average size reduction of one child policy, the fertility rate of China is over 3 births for women in 1982. Approximately 1.6 fertility rate is highest in Pakistan and 3% for women came second in the rebirth. तो इसमें क्या हुआ कि फर्टिलिटी रेट जो है, जो एक वुमेन कितनी अपने रिप्रोडक्टिव एजेस होते हैं हमारे 15 to 45। तो एक वुमेन 15 to 45 में वो कितना वो कितने चिल्ड्रन उसके पास है। तो फर्टिलिटी रेट जो है हमारा हाईएस्ट जो है हमारा वो है किसमें, पाकिस्तान में जो फर्टिलिटी रेट है वो हाईएस्ट है। तो एक वुमेन सबसे ज्यादा चिल्ड्रन जो है वो पाकिस्तान में बियर करती है। फिर आ जाएगा हमारा इंडिया में सबसे लोएस्ट जो है हमारी फर्टिलिटी रेट वो है चाइना में सबसे लोएस्ट इसलिए क्योंकि जो हमारी वन चाइल्ड पॉलिसी थी वो चाइना में इंट्रोड्यूस हुई थी। उससे जो फर्टिलिटी रेट था, जो पर वुमेन कितने चिल्ड्रन बियर होते हैं, वो हमारे डिक्रीज हो गए थे। तो इसकी जो वो है वो थी पाकिस्तान, फिर इंडिया और फिर थी चाइना। अब हम डिस्कस करेंगे अर्बनाइजेशन के बारे में। Urbanization is highest in China, 56% in India, Pakistan 33%, 39% रिस्पेक्टिवली। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कितने जो पीपल है वो अर्बन कंट्रीज में जो सिटीज के एरियाज में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन जो है हाईएस्ट है हमारी चाइना में, फिर है इंडिया में और फिर है पाकिस्तान में। सबसे कम लोएस्ट जो है हमारी पाकिस्तान में, सबसे हाईएस्ट जो है वो इंडिया में। चाइना में हमारी 56%, इंडिया में 33%, और फिर आ जाएगा पाकिस्तान में 39% एंड देन 33%। तो ये थी हमारी अर्बनाइजेशन की बात। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ इंडिकेटर्स के बारे में। हमने इसमें कंपैरेटिव स्टडी की थी डिफरेंट इंडिकेटर्स की, तो इसमें हमने ग्रोथ रेट को पढ़ा था, बट इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द थ्री कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड ग्रोथ rate of gross domestic product. Growth rate is considered as a single most important factor of the economy. During the period, China, with the second largest GDP is measured by the purchasing power parity, is estimated to be 19.8 trillion. India's GDP is Pakistan is roughly about 94% of the India's GDP. When many developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of even 5%, China was able to maintain nearly double-digit growth of more than 2 decades. तो कंपैरेटिव स्टडी क्या हुई थी, जो हमारी कंपैरेटिव स्टडी हुई थी थ्री कंट्रीज की, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में, हमने कंपैरेटिव स्टडी करी थी जीडीपी की और सेक्टर ग्रोथ की। तो ग्रोथ रेट जो आया था हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इकोनॉमी का। उस ग्रोथ रेट में हमारी जो चाइना थी की जो जीडीपी थी वो सबसे हाईएस्ट थी। अब जीडीपी हम मेजर करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी से। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है एक रुपये की कितनी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो एक जो हमारी सबसे ज्यादा जो ग्रोथ इंडिकेटर थी, जिस सबसे ज्यादा जो जीडीपी आई थी वो थी हमारी चाइना की, 19.8 ट्रिलियन आई थी वो। फिर थी हमारी पाकिस्तान की 94%, और फिर थी हमारी पाकिस्तान की जीडीपी। When many developed countries are finding it difficult to maintain a growth rate of 5%, China was able to maintain a double-digit growth rate for more than 2 decades. जो हमारा वो वाला टाइम था, उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत मुश्किल हो रहा था अपनी जो जीडीपी है उसको मेंटेन करना। बट चाइना ने 20 ईयर्स तक अपनी डबल डिजिट ग्रोथ रेट मेंटेन करके रखा, और बाकी सारी कंट्रीज तो 5% तक भी अचीव नहीं कर पा रही थी। तो हम देख सकते हैं कि चाइना का प्रोग्रेस कितना ज़्यादा है इन सब चीज़ों में। अब हम डिस्कस करेंगे 1980 और 1990 में क्या क्या हमारे ग्रोथ रेट का पैटर्न बना है। चाइना वॉज हैविंग डबल डिजिट ग्रोथ रेट ऑफ 10.3%. Pakistan's growth rate was 6.3%. At the bottom, at just a 5.7% growth rate. Pakistan's GDP is roughly about 12% of the India's GDP, and India's GDP is roughly about 40% of the China's GDP.
अब ये था कि चाइना जो था उसका डबल डिजिट ग्रोथ रेट चल रहा था, बाकी कंट्रीज तो 5% भी अचीव नहीं कर पा रही थी, बट चाइना अपना 10.3% मेंटेन करके चल रहा था 1980 और 1990 के पीरियड में। जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट था वो था 6.3%, और पाकिस्तान एक बॉटम पे चल रहा था, उसका ग्रोथ रेट सिर्फ और सिर्फ 5.3 था। और जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो 12% है इंडिया की जीडीपी, और इंडिया की जीडीपी जो है वो 40% है हमारी चाइना की जीडीपी का। अब हम डिस्कस करेंगे 2015-16 के बारे में। हम 1980 1990 डिस्कस कर लिए, हम डिस्कस करेंगे 2015 एंड 16 के बारे में। There was a drastic fall in the China's growth rate from 10.3 to 9.7%. Pakistan made this drastic decline in growth rate from 6.3 to 4%. The reform process introduced in 1998 political instability. India recorded an increase from 45.7 to 7.3 reform process. It introduced a Pakistan political instability or a long period was the reason behind declining growth rate in Pakistan. जो चाइना की ग्रोथ रेट थी उसमें क्या हुआ था, हमारा 10.3 से हमारी 7.9% हमारी जीडीपी फॉल हो गई थी। पाकिस्तान इतना ड्रास्टिक हमारी जीडीपी फॉल हुई थी 6.3 से 4% रिफॉर्म प्रोसेस के कारण, क्योंकि 1988 में हमारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए थे और पाकिस्तान में हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी। और जो इंडिया थी उसमें इंक्रीज भी आया था 47.5 से 7.3%, 71.3% का। Reform process in Pakistan, political instability और long reign was the reason behind the declining growth rate in Pakistan. तो पाकिस्तान में political instability आई थी और क्या आया था, हमारा एक रिफॉर्म प्रोसेस इंट्रोड्यूस हो गया था, उसके बाद हो गया था हमारा तो हमारा जो ग्रोथ रेट था पाकिस्तान का वो डिक्लाइन हो गया था। अब हम डिस्कस करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी का मीनिंग। Purchasing power parity shows the equality of purchasing power among countries, that is the quantity of goods and services that can be bought for a unit of money. अब परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ परचेजिंग पावर। जो हमारी रुपये वो कितने कितने चीज़ों के बराबर है, मतलब अगर हम एक क्वांटिटी रुपी देंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हमें एक रुपी देंगे तो उससे हमें कितनी गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होंगी। एट द इंटरनेशनल लेवल द यूनिट ऑफ मनी Pakistan and China is Indian rupee and Pakistani rupee and one respectively. The unit of each domestic currency is different in different languages. अब इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान इंडियन रुपी, तो इंडिया की करेंसी अलग है, पाकिस्तान की अलग है और चाइना की अलग है। तो एक इंडियन रुपी कितने पाकिस्तानी रुपी के इक्वल है और एक कंट्री की वैल्यू दूसरी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी के कितने इक्वल है। Indian rupee cannot buy the same quality of goods and services in Pakistan or China as it can buy in India. Similar is the case with Pakistani rupee or China's UN dollar. US dollar is the universally accepted currency. Therefore, GDP of different countries expressed in US dollar called the PPP, US power parity. अब ये था कि जो हमारी इंडिया की करेंसी है वो है हमारी रुपी, और पाकिस्तान की है पाकिस्तानी रुपी, और चाइना की है हमारी एक अलग करेंसी है। तो इंडिया की जो रुपी है वो सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय नहीं कर सकती जितनी हमारी दूसरी कंट्री की करेंसीज कर सकती हैं। China it can buy the same quantity with the Pakistani rupee. चाइना डॉलर इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सल करेंसी, बट एक हमें एक एक्सेप्ट करना था कि एक को हम एक्सेप्ट कर लें पूरी एक करेंसी को जिसको हम स्टैंडर्ड बना सकें बाकी सारी करेंसीज का। तो हमने यूएस डॉलर को एक्सेप्ट किया एज अ करेंसी। तो ये थी हमारी यूएस डॉलर को हमने एक्सप्रेस कर दिया कि उसको हम एक्सप्रेस करेंगे बाकी करेंसीज के बराबर में। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी इंडिया चाइना और पाकिस्तान उसमें सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कितनी तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। In all the three economies, the industries and the service sector have less proportionate of workforce, but they contribute more in terms of output. Let us have a brief review of the proportion of workforce engaged in this sector, its contribution to GDP. In all the economies, the industry and the service sector have less proportionate of workforce. अब तीनों कंट्रीज में हमारे जो सर्विस सेक्टर था उसका लेस कॉन्ट्रीब्यूशन था, बट दे कॉन्ट्रीब्यूट मोर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, बट जो आउटपुट का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो ज़्यादा था। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों कंट्रीज का सर्विस सेक्टर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था और सर्विस सेक्टर की वजह से जीडीपी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आया। अब हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था
एग्रीकल्चर होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर, तो प्राइमरी सेक्टर का क्या शेयर था हमारा चाइना में। टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक चेंजेस सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इज 10% ऑफ टोटल एरिया। तो जो चाइना की टोपोग्राफिक कंडीशन है और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए, और वही सूटेबल है, सिर्फ 10% जो है पूरी चाइनीज के एरिया के वो सूटेबल है हमारी कल्टीवेशन के लिए। टोटल कल्टिवेबल लैंड इन चाइना इज 40% ऑफ द कल्चरल area in India. Till 1980, more than 80% of the population was dependent upon farming as a source of livelihood. Since the government encouraged people to leave their fields to pursue other activities such as handicrafts, commerce, proportion of workforce engaged in agriculture reduced to 18%. Its contribution to GDP is at 9%. अब क्या हुआ था कि जो 1980 में जो 80% लोग थे वो उसमें ही एंगेज थे, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन में एंगेज थे, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में एंगेज थे। बट जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने एनकरेज किया कि उन लोगों को कोई और एक्टिविटीज़ भी परस्यू करनी चाहिए, लाइक हैंडीक्राफ्ट हो गया, हमारा कॉमर्स हो गया। तो उन लोगों ने उनको थोड़ा सा इनिशिएटिव्स दिए और कहा कि बाकी एक्टिविटीज़ भी परस्यू करो। तो जो ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर का वो रिड्यूस हो गया था 18 से सिर्फ और सिर्फ 9% की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे जो प्राइमरी सेक्टर है उसका इंडिया में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। The contribution to agriculture to GDP was 17%, population of workforce engaged in agriculture was 33%। तो जो एग्रीकल्चर में जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी इंडिया वो थी 17%। और जो वर्कफोर्स जितने लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं वो है हमारा 33%। अब हम डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान है उसका क्या प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन चल रहा है। The contribution to agriculture, the GDP was 25%. Proportion of workforce engaged in agriculture was 42% as compared to 50% in India. तो 42% लोग जो एग्रीकल्चर में एंगेज हैं और जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 25% है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इससे 50-50% है, बट पाकिस्तान में हमारा 42% है। अब हमने प्राइमरी सेक्टर डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। The share of secondary sector was 30% and 21%. Service sector, which contributes the highest, more than 50% of the GDP in China, contributed 40% of the China's GDP, whereas Pakistan, the share of secondary sector is 30% and 21% respectively. अब जो secondary sector का share था वो 30% था और 21% था। सर्विस सेक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट द हाईएस्ट मोर देन 50% ऑफ द जीडीपी इन चाइना। तो चाइना में जो सर्विस सेक्टर है वो हमारा 50% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। तो 50% जो जीडीपी आती है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर की वजह से आती है। सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 40% ऑफ द चाइना जीडीपी। और अगर इंडिया की बात करें तो 40% हमारा सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर का शेयर है वो 21% है इंडिया में। सबसे ज्यादा जो सेकेंडरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इंडिया है, फिर है हमारा फिर चाइना है, फिर इंडिया है, देन पाकिस्तान है। अब हम डिस्कस करेंगे जो प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स है कि वर्कफोर्स हमारी कितनी इंप्लॉयड है। In the normal course of development, China has been shifting employment and output from agriculture to manufacturing and dental services in India. The shift is taking place directly to service sector. The proportionate of workforce engaged in manufacturing sector in China and India 2015 is 24% and respectively, whereas when 10% of the population was engaged in China. अब क्या हुआ था कि in the normal course of development, China has been shifting employment and output from agriculture to manufacturing. कि जो चाइना है वो अपनी जो डेवलपमेंट है वो शिफ्ट कर रही है एम्प्लॉयमेंट से, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट कर रही है और सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट कर रही है। तो जो चाइना में है हमारा एग्रीकल्चर से हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट हो रहा है। पहले एग्रीकल्चर पे जा रहा है हमारा, फिर शिफ्ट हो रहा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे हमारा शेयर इंक्रीज हो रहा है। बट पाकिस्तान में जो है हमारा शिफ्ट डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पे आ रहा है, बट जो चाइना है उसमें एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग विद सर्विस, बट पाकिस्तान में डायरेक्टली हमारा सर्विस सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है। The proportionate of workforce engaged in manufacturing sector in China and Pakistan in 2015-16 was below 24%. जो वर्कफोर्स थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंगेज थी चाइना में और पाकिस्तान में 2015-16 में वो थी हमारी 24% और 27% रिस्पेक्टिवली, whereas 10% of the population was engaged in China. बट चाइना की बात करें तो जो वर्कफोर्स थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंगेज थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 10%।
तो यही था कि जो चाइना में जो हमारा शिफ्ट हो रहा है वो पहले एग्रीकल्चर पे आ रहा है, फिर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, बट पाकिस्तान में जो डायरेक्टली शिफ्ट प्लेस हो रहा है वो डायरेक्टली हमारा सर्विस सेक्टर की तरफ आ रहा है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोपोर्शनेट ऑफ वर्कफोर्स कितना है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड है हमारी वो है चाइना में, फिर इंडिया में और फिर पाकिस्तान में। अब हम डिस्कस करेंगे जो सर्विस सेक्टर हमारा जो टर्शरी सेक्टर होता है उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन चल रहा है। Contribution to GDP in both India and Pakistan. The service sector is emerging as a major player of development. Service sector contributes the highest to GDP with the contribution of 53% in case of India and 54% of Pakistan. The contribution of service sector in GDP was 48%. तो जो GDP का contribution है इंडिया में और पाकिस्तान में, सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है हाईएस्ट जीडीपी में, इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है 53%। फिर करता है 54% करता है हमारा पाकिस्तान के अंदर, और फिर करता है हमारा 48% चाइना के अंदर। तो सर्विस सेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया में है, फिर पाकिस्तान के अंदर, और फिर है हमारा चाइना के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे जो प्रपोर्शनेट है हमारा वर्कफोर्स का। In the 1980s, Pakistan was faster in achieving its workforce shifted to service sector than India and China. The proportionate of workforce engaged in service sector wasn't ready for India. China and Pakistan was 17%, 20%, 27%. It reached to development 29%, 43% and 34% respectively. अब जो proportionate है workforce का, उसमें जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है हमारा डायरेक्टली सर्विस सेक्टर के अंदर। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हमारा इंक्रीज हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शनेट ऑफ वर्कफोर्स एंगेज है हमारा सर्विस सेक्टर में वो आ जाएगा हमारा पाकिस्तान। अब जो हमारा चाइना है उसके बाद हमारा है, उसके बाद जो प्रोपोर्शनेट ऑफ वर्कफोर्स एंगेज है सर्विस सेक्टर में फिर है चाइना, और सबसे कम जो हमारा एंगेज है वो है हमारा इंडिया में। अगर हम शेयर की बात करें तो इंडिया का शेयर था हमारा 17%, चाइना का शेयर था हमारा चाइना का शेयर था 20% और इंडिया का शेयर है हमारा 27%। तो प्रोपोर्शनेट ऑफ वर्कफोर्स जो एंगेज है हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर ये थे हमारे पहले थी हमारी पाकिस्तान, फिर चाइना एंड देन इंडिया। अब हम डिस्कस करेंगे जो कंक्लूजन था हमारा कि जो प्रोपोर्शनेट ऑफ वर्कफोर्स एंगेज है एग्रीकल्चर में उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इन द लास्ट 2 decades द कॉन्ट्रीब्यूशन द लार्जेस्ट सेक्टर प्रोपोर्शनेट ऑफ वर्कफोर्स in the last 2 decades, the contribution of agriculture sector to GDP, which employs the largest contribution of workforce in all the 3 sectors, has declined. तो जो contribution था workforce का जो engaged थे तीनों sectors में, the contribution of agriculture sector to GDP, which employs the largest proportion of the workforce in all the 3 sectors, had declined. तीनों sectors का जो contribution था GDP में वो decline हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर जो सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करती है, तीनों इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, तीनों में डिक्लाइन हुई है हमारी एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के अंदर। इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना मेंटेन डबल डिजिट ग्रोथ रेट, वेयर चाइना ने काफी टाइम तक डबल डिजिट ग्रोथ रेट मेंटेन किया है, वेयर इन चाइना, इन पाकिस्तान द ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइंड इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर। बट पाकिस्तान के अंदर तो ग्रोथ रेट जो थी हमारी डिक्लाइन हुई है सर्विस सेक्टर के अंदर। चाइना वॉज एबल टू मेंटेन इट्स रेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन 1980 एंड 2015, whereas India and Pakistan stagnated सर्विस सेक्टर। चाइना ने अपनी ग्रोथ ऑफ डिजिट मेंटेन करी 1980 से 2015 के अंदर, और इंडिया और पाकिस्तान ने जो सर्विस सेक्टर था उसका स्टैग्नेट हो गया। सो चाइनाज ग्रोथ इज मेनली कॉन्ट्रीब्यूट बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चाइना की ग्रोथ हो रही है मेनली, जो इतनी ग्रोथ कर रहा है चाइना वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंडर की वजह से ही हो रही है। अब चाइना गॉट बाय सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड, पाकिस्तान हैज स्लोड डिक्लेरेशन ऑल द 3 सेक्टर्स। पाकिस्तान ने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों में उसने अपनी डिक्लाइन करी है कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में। Let us now discuss the performance of India, China, and Pakistan in some of the selected indicators of Human Development Index. Human Development Index is an important indicator to study the human development. Higher value of HDI shows the higher value of growth and development in the country. In 2016, human development for India, China, and Pakistan was made to be 0.624, 0.738, 0.550 respectively, according to the HDI Global Ranks.
रिकॉर्डेड टू बी 1386 एंड 150 रिस्पेक्टिवली। अब हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अंदर। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा ग्रोथ को मेजर करने के लिए। अगर हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की वैल्यू हाई होगी तो इसका मतलब है कि हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है पूरी की पूरी कंट्री में। अब जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थी उसमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान जो थी उसकी जो हमारी ग्रोथ थी वो थी 0.6%, इंडिया की 6 to 4 और चाइना की थी 0.739 और पाकिस्तान की थी 0.550। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ थी हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट में वो थी चाइना की, फिर इंडिया की एंड देन पाकिस्तान की। और जो ग्लोबल रैंक्स अकॉर्ड हुए थे ग्लोबल HDI में फिर वो थे हमारे 130, 86 एंड 150। जो 130 था इंडिया का, 86 था हमारा चाइना का और जो पाकिस्तान था उसका था 150। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को, एक एक इंडिकेटर को हम उठाएंगे और डिस्कस करेंगे उसमें कौन सा ज्यादा इंडिकेटर था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है? फर्स्ट इंडिकेटर है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स which the people are expected to live. A higher life expectancy indicates a longer life and more active lifespan. China has the largest life expectancy with 76 years. India, Pakistan is the life expectancy of 68.36 respectively. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ इयर्स पर्सन एक्सपेक्टेड टू लिव। एक जो आदमी हमारा कितने साल जिएगा उसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी था अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इस पर्सन की लाइफ ज़्यादा है और ज़्यादा एक्टिव लाइफ स्पैन है। चाइना की जो है हमारी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 76 ईयर्स की। फिर है हमारी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और फिर है हमारी पाकिस्तान की। सबसे ज़्यादा चाइना है, फिर है इंडिया, फिर है पाकिस्तान की। चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 76 ईयर्स, फिर इंडिया की है हमारी 68.36 ईयर्स और पाकिस्तान की हमारी 62 ईयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एक जो हमारा यंग आदमी है वो कितने टाइम तक स्कूल जाता है। India is highest in the case of China with 7.6%, while the corresponding figures of India and Pakistan are 6.3 and 8.6 respectively. इंडिया इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ चाइना। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की चल रही है हमारी स्कूलिंग के अंदर, फिर है हमारी चाइना की और फिर है पाकिस्तान की। चाइना की कंट्रीब्यूशन है हमारी 7.6%, इंडिया की कंट्रीब्यूशन है हमारी 6.3 और पाकिस्तान की हमारी 8.6%। तो एक जो हमारा इंडिविजुअल, एक जो चिल्ड्रन है हमारा जो स्कूल के अंदर जा रहा है सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा वो इंडिया के अंदर, फिर पाकिस्तान के अंदर है, फिर चाइना के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 year of age per 1,000 live birds in India. Low infant mortality rate shows better health facilities in most of the infants died due to unhygienic and unsanitary environment, with lowest in India with 19 points, higher in Pakistan and 66 infants in India. अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि 1 साल होने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो गई है। अब हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये है कि अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है तो इसका मतलब ये है कि जो उस की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं अच्छी हैं उस एरिया की, क्योंकि जो मोस्टली इन्फेंट्स डाई होते हैं वो होते हैं अनहाइजीनिक और इनसैनिटरी एनवायरनमेंट की वजह से। सबसे कम जो है हमारा वो चाइना का है, मतलब चाइना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी हेल्थ सर्विसेज में, सिर्फ और सिर्फ 19 है और हाईएस्ट है पाकिस्तान के अंदर। मतलब पाकिस्तान में हमारे हेल्थ सर्विसेज जो है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है। फिर है हमारी इंडिया के अंदर और इंडिया हमारा मीडियोकर चल रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे जो पीपल रहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर। जो हमारी पॉवर्टी लाइन होती है, एक लाइन होती है, उससे नीचे जो लोग होते हैं वो बिलो रहते हैं उस पॉवर्टी लाइन के अंदर। Below poverty line is the people who don't have the level of income and expenditure which is the need to meet the specified minimum needs of calorie intake. For the proportion of people below the poverty line, rate of 13.8% a day. In Pakistan, China, people below poverty line are 46.4 and 23.5 respectively, and 60.4% of India is below the poverty line. पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि एक ऐसे लोग जिनके पास वो इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं है जिससे वो अपनी जो मिनिमम नीड्स है फूड, वाटर और शेल्टर की वो पूरी कर पाए। तो जो हमारी कैलोरी इनटेक है ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा कम होता है। और जो हमारी पॉवर्टी लाइन है वो है हमारी सबसे कम जो लोग हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं वो इंडिया में है, फिर है हमारे पाकिस्तान के अंदर, सबसे कम हमारे चाइना के अंदर। तो चाइना में सबसे कम लोग हैं हमारी पॉवर्टी लाइन के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट बीन एबल टू सेव वुमेन फ्रॉम मैटरनल मोर्टेलिटी। In India, in China,
1 lakh births, only 27 women divers. Pakistan and India maternal mortality rate 774 and 138 respectively. अब maternal mortality का मतलब है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी कैसी चल रही है हमारी कंडीशन. तो इंडिया जो चाइना है उसकी कंडीशन उसमें अच्छी चल रही है. फिर आ जाएगा हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी है पाकिस्तान की वो 774 है और जो इंडिया की मैटरनल मोर्टेलिटी है वो 138 है रिस्पेक्टिवली. अब हम डिस्कस करेंगे जीडीपी पर कैपिटा को. हायर रैंकिंग ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान is the highest GDP of per capita. China's GDP per capita was estimated to be 14,400 while it was just 6094 for India and 4688 for Pakistan. अब GDP per capita का मतलब जो उसकी रैंकिंग्स होती हैं HDI की वो कितनी चल रही है. तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान. तो जो हमारी चाइना की जो हायर रैंकिंग थी वो थी 14,400 और इंडिया की थी 6092 और पाकिस्तान की थी 4688. तो इंडिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थी हमारी जीडीपी पर कैपिटा, चाइना की सबसे हाईएस्ट थी, फिर थी हमारी इंडिया की, फिर थी हमारी पाकिस्तान के अंदर. अब है एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर सोर्सेज. इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज हैज रीजनेबल एक्सेस टू वाटर एंड इट इज एबल टू ऑब्टेन एटलीस्ट 20 लीटर्स पर पर्सन अ डे. चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन प्रोवाइडिंग वाटर रिसोर्सेज. अब वाटर रिसोर्सेज का मतलब ऐसे वाटर सोर्सेज का मतलब ऐसे परसेंटेज ऑफ लोग जिसके पास फैसिलिटीज हैं कि वो 20 लीटर्स वाटर ले सकते हैं एक डे में. चाइना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चल रहा है इंडिया में और फिर चल रहा है हमारा पाकिस्तान वाटर सर्विसेज प्रोवाइड करने में. अब है एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन. सैनिटेशन जो हमारी सफाई हाइजीन होती है वो कितना देश में आ गया है. अब पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग सैनिटेशन बेटर देन इंडिया एंड चाइना. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैनिटेशन प्रोवाइड कर रहा है वो है पाकिस्तान. Right, Pakistan is better than India and China in providing sanitation. 77% of population, whereas corresponding figures for India and Pakistan is 40 and 74%. अब 40% जो है हमारा वो है चल रहा है हमारा इंडिया का और जो 70.4 है हमारा चल रहा है 40% चल रहा है हमारा पाकिस्तान का, 74% चल रहा है हमारा पाकिस्तान का और सबसे ज़्यादा चल रहा है हमारा पाकिस्तान का इसमें. अब हम डिस्कस करेंगे पीपल अंडर नरिश में क्या क्या इसके कौन किसके आगे चल रहा है. द परसेंटेज ऑफ पीपल अंडर नरिश्ड इज नॉट एबल टू ऑब्टेन एडिक्वेट डाइट इज टर्म्ड एज अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन. अंडर नरिश्ड लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास एक प्रॉपर डाइट भी नहीं मिल रही है जिससे वो अपना सर्वाइवल कर सके. अब चाइना हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. सबसे कम जो अंडर नरिश्ड लोग हैं वो चाइना में, मतलब वहाँ की हेल्थ जो सर्विसेज है वो अच्छी है. फिर आ जाएगा हमारा और सबसे जो ज़्यादा अंडर नरिश्ड लोग हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर और फिर है हमारे इंडिया के अंदर. अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी स्ट्रैटेजीज थी उसका एक प्रॉपर अप्रेजल डिस्कस करेंगे कि जो हमने स्ट्रैटेजीज अपनाई उसमें कितने लोगों का कौन ज़्यादा आगे और किसने ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट करी. डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ अ कंट्री act as a model for others or a lesson guide for their own development in order to learn from the economic performance. अब डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज होती है एक कंट्री की, वो एक्ट करती है एज अ मॉडल, एक सीख एक्ट करती है कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी लर्न कर पाए कि जो उस कंट्रीज ने डेवलपमेंट करी थी उससे फ्रॉम देयर economic performance of the neighbors and country. It is necessary to understand the root of the success and failures in different phases of the strategies. तो हमें पता चलता है कि जो हमने स्ट्रैटेजीज अपनाई थी उसमें क्या सक्सेस और फेलियर्स है डिफरेंट कंट्रीज के. गो थ्रू डेवलपमेंट फेजेस. लेट अस टेक द इंटेंशन ऑफ रिफॉर्म्स. अ लिबर्टी रेफरेंस रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूटेड इन 1978, Pakistan in 1988 and China 1991. Let us assess achievements and failures in pre and post reform periods. तो हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे रिफॉर्म्स आए थे चाइना में आए थे 1978 में, पाकिस्तान में 1988 में और चाइना में 1991 में. तो हम डिस्कस करेंगे कि रिफॉर्म्स में जो प्री और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड्स है उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स और डिफिकल्टीज आई थी. पहले हम डिस्कस करेंगे चाइना के बारे में. China did not achieve any compulsion to reduce reform secretaried by the World Bank and International Monetary Fund. तो चाइना को एक कंपल्शन नहीं आई थी कि उसको इंट्रोड्यूस करने हैं रिफॉर्म्स वर्ल्ड बैंक से या तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, जैसे हमारी इंडिया और पाकिस्तान को आई थी. बट सम एडवर्स सिचुएशंस ऑफ द कंट्री prior to 1978 for reforms introduced pro reforms and pre reform.
देयर हैज़ अ मैसिव एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज। तो जो हेल्थ सर्विसेज थी हमारी रूरल एरियाज में वो हमारी बढ़ गई। जो कम्यून सिस्टम, देयर वाज अ कम्यून सिस्टम, देयर वाज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। कम्यून सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया फूड के अंदर। Despite land reforms, cultivation, the Great Leap Forward campaign, and other initiatives, the bar capital gain output in 1978 was the same as in the mid 1950s. तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन की वजह से क्या हुआ था कि जो हमारा पर कैपिटल आउटपुट था 1978 में और मिड 50s में वो इंक्रीज हो गया था। द गवर्नमेंट ऑफ चाइना वाज नॉट सेटिस्फाइड pictures of the economy and lack of modernization under the modern rule. They felt that the Maoist version of the economic development had failed. As a result, number of reform measures were introduced in 1970. जो हमारी जो हमारा आया थे दो हमारे ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन और ग्रेट प्रोडिनियल लीप कैंपेन, उससे कुछ ना कुछ उनको लगा चाइना के लोगों को कि वहाँ की डेवलपमेंट नहीं हो रही है उनकी कंट्रीज की, तो उन्होंने कुछ ना कुछ मेजर्स शुरू किए हमारे जिससे वहाँ की डेवलपमेंट हो सके। तो हमारी उनको लगा कि मोएस का जो वर्जन है वो इतना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कुछ और रिफॉर्म मेजर किए जिससे 1970 में इंट्रोड्यूस हुए हमारे मेजर्स। हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मेजर्स के बारे में। द वेरियस मेजर्स लेटर रैपिड ग्रोथ इन चाइना, ईच रिफॉर्म मेजर वॉज फर्स्ट इम्प्लेटेड स्मॉलर स्केल लेवल एंड एक्सटेंडेड ऑन अ लार्ज स्केल। तो जो हमारा रिफॉर्म मेजर था पहले एक छोटे लेवल पे हुआ था, फिर आया था एक बड़े लेवल पे। Development of infrastructure facilities in the area of education and health, land reforms, long existence of decentralized planning, existence of small enterprises help positively in improving social and economic indicators. तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से क्या आया था एजुकेशनल हेल्थ में, हमारी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग आई थी, स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स आए थे, उससे हमारी सोशल और इनकम इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए थे। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, हैंडलिंग ओवर स्मॉल पोर्ट्स ऑफ लैंड डिविजन्स फॉर कल्टीवेशन, ब्रॉडकास्ट पैरिटी टू अ नंबर ऑफ पुअर पीपल, created conditions for subsequent phenomenal growth in rural countries and built a strong support system for more reforms. तो इससे क्या आया था कि लोगों के पास खुद के प्लॉट्स आने लग गए थे, पुअर पीपल के पास एक ग्रोथ की एक साधन आया था और एक सपोर्ट सिस्टम आया था। अब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के बारे में। इन पाकिस्तान द रिफॉर्म प्रोसेस लेड टू द वर्सनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एज कम्पेयर टू 1980। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी द सेक्टोरल कंस्टिट्यूट डिक्रीज। तो हमारी जो रिफॉर्म्स आए थे इसमें 1980s में, उसके बाद उसका जो ग्रोथ प्रोसेस था वो डिक्रीज होने लग गया। तो जीडीपी का ग्रोथ रेट था हमारा डिक्रीज हो गया, पहले 40% था उससे 26% हो गया था और फिर राइज अगेन होने लग गया 1990 में। तो रीजंस जो थे हमारे स्लो ग्रोथ के और इमरजेंसी के थे कि जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ में फूड सप्लाई था वो गुड हार्वेस्ट पे बेस्ड था और नो नॉट इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसर टेक्नोलॉजिकल रेंज। जब गुड हार्वेस्ट होती थी तब वहाँ पे अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन थे, जब बैड हार्वेस्ट थी तब बैड इकोनॉमिक कंडीशन थे, तभी जो उसका ग्रोथ रेट था वो डिक्लाइन होने लग गया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ रीजंस के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर अ कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है किसी कंट्री के बारे में। प्रेफर टू बिल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर फॉरेन एक्सचेंज अच्छा होगा तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी अच्छे होंगे। मैन्युफैक्चर्ड गुड, तो पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज आता था वो सिर्फ रेमिटेंसेस से आता था पाकिस्तानी वर्कर्स से, और मिडल ईस्ट में जो होता था एक्सपोर्ट्स ऑफ हाई वोटैलिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरेन लोन्स, तो तभी हमारा जो वहाँ की ग्रोथ थी वो डिक्लाइन होने लग गई। बट जो लास्ट 2 डिकेड्स से पाकिस्तान ने हमारे एक्सटर्नल ग्रोथ को रिकवर किया है और जो हमारे जीडीपी है वो 4.7% से इंक्रीज हो गई है। तो काफ़ी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और पॉजिटिव ट्रेंड्स हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कंक्लूजन के बारे में। अब इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स से वो डेवलपमेंट पाथ को कर रही हैं। तो 1970s में शुरू हुए थे और आज तक भी डेवलपमेंट को अचीव करे जा रहे हैं। तो इंडियन इकॉनमी ग्रेटली सफ़र हुई है, चाइनीज़ इकॉनमी हुई है और हमारी पाकिस्तानी इकॉनमी भी सफ़र हुई है। बट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इम्प्रूव हुआ है, बट उसके बाद भी जो काफ़ी सारे लोग हैं वो भी एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, तो उनको कुछ करना पड़ेगा जिससे वो एग्रीकल्चर में एंगेज ना हो, और काफ़ी सारे लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन में हिट हो रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे आ रही है, काफ़ी सारे लोग अभी भी डिपेंडेंट है जो रेमिटेंसेस आते हैं फॉरेन एड से। उसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो गई है। ये इस सिचुएशंस को मैं इम्प्रूव करना था हम हाई सेल्स को मेंटेन करके, बट पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंज है क्योंकि डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक अगर हो गया था पाकिस्तान में 2005 में, उसमें जो लाइव्स थी 75,000 लोगों की वो चली गई थी। अब हम डिस्कस करेंगे चाइना के बारे में। चाइना में क्या हुआ था कि हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम काफ़ी कम था और ह्यूमन राइट्स भी काफ़ी कम थी, बट लास्ट डिकेड्स में ये सब जो चीज़ें हैं वो चेंज होने लग गई हैं।
पॉलिटिकल कमिटमेंट हमारा इंक्रीज हुआ है, लेवल ऑफ ग्रोथ बढ़ी है, पॉवर्टी जो थी हमारी थोड़ी सी कम हुई है। उसके बाद हमारे इकोनॉमिक और सोशल अपॉर्चुनिटीज़ भी आने लग गई हैं। जो ओनरशिप थी वो कलेक्टिव होने लगी, उससे जो लोगों को इनकम आती थी वो भी हमारी इंक्रीज होने लग गई है। सोशल सिक्योरिटी बढ़ी है हमारी रूरल एरिया से, पब्लिक इंटरवेंशन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी हमारा इंक्रीज हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी इंडिया चाइना पाकिस्तान में जो भी उन्होंने डेवलपमेंट्स करी उससे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स आई हैं। तो ये थी हमारी चैप्टर की डिस्कशन, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करके आना और हमारा पूरा टर्म 2 का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।